नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियां। ये ऊपर आपको दिख रहा है प्रॉपरली? मेरे ख्याल से थोड़ा सा कट करके आ रहा था, मैंने देखा था, क्योंकि नीचे वाली चीजें भी कवर करनी है, ठीक है, और कैमरे को मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं कर सकता। तो भारतीय संविधान में अनुसूची है ना, मैं पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान में अनुसूची मतलब शेड्यूल्स, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ संदेश आपको देना चाहता हूँ। वो संदेश क्या है, सुनिए। जैसे देखो, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं पॉलिटी को लेकर के, अनुसूचियों से संबंधित बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। पॉलिटी को लेकर के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सारे जीएस सब्जेक्ट्स के आप देखिए अमूमन, तो सैकड़ों चैनल हैं और हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, सैकड़ों या हजारों की तादाद में, है ना। चैनल है और वीडियोस भी पड़े हुए हैं। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं पागल हो गया हूँ? देखो, मेरा मेन उद्देश्य क्या है, आपके समय को बचाना, समझ रहे। मैं कम समय में आपको ज्यादा चीजें देने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बात को जरा समझिए। लोग समझते नहीं है समय के महत्व को, उन्हें लंबा वीडियो चाहिए, टीआरपी चाहिए, समझ रहे हैं। तो मेरा वही है, उन सब चीजों के विपरीत, मेरी सोच उसके विपरीत है। कम समय में ज्यादा चीजों को कवर किया जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, और वैसे भी जिस तैयारी के लिए आप प्रयास में हैं, मतलब जो तैयारी आप कर रहे हैं, उस तैयारी में समय का बहुत महत्व है। वो आपसे ज्यादा कौन अच्छा समझेगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में ज्यादा चीजें। आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें मुझे याद नहीं है? मुझे याद है, ठीक है। जैसे पहली अनुसूची में क्या है, मैं आपको बता दूंगा, बिना देखे ही मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक। पहली अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है ना, उनका व्याख्यान अच्छे रूप में विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, पहली अनुसूची में। दूसरे में क्या है, भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन है। तीसरे में क्या है, तीसरे में शपथ या प्रतिज्ञान है, भारतीय राज्य के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों का। तो क्या ये चीजें मुझे याद नहीं है? चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना, भारत के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है। पांचवी में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधित प्रावधान है। छठे में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण संबंधित प्रावधान। तो क्या ये मुझे याद नहीं है? पूरा याद है मुझे। एक 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 अनुसूची याद है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, ये सब मुझे याद है, समझ रहे हैं। खैर, चलिए, तो मेरा मेन मकसद मेरा यही है कि आपके टाइम को बचाया जाए। पहले से चीजें नोट की हुई हैं, ठीक, आपको समझाते चलूंगा, फटाफट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी करो, समय को बचाओ, और जो अतिरिक्त समय है, जो बच रहा है समय, उसको कहीं और लगाओ, समझ रहे हैं। स्मार्ट तरीके से तैयारी करिए। तो आइए, पहले सभी अनुसूचियों को मैं पढ़ करके समझा देता हूँ अच्छे से, है ना, फिर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। इससे पहले आप समझ लीजिए कि अनुसूची क्या होती है, पहले समझिए। देखिए, मैंने आपको पहले बेसिक्स में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। अनुसूची क्या है, संविधान के अंत में पाए जाने वाले विषयों की वह सूची है जिसमें संविधान के किसी प्रावधान या प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, व्याख्यान, है ना, विस्तृत वर्णन मिलता है, कह लीजिए विस्तृत वर्णन मिलता है। जैसे ये जो पहली अनुसूची है ना, भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है इसमें, पहले वाले में, है ना। तो इस ये किसकी व्याख्यान करता है? अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 की व्याख्या ये पहली अनुसूची करता है, ठीक है। नोट में मैंने लिखा हुआ है 69 1991 दिल्ली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69 1991 के द्वारा, ठीक है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कल को यूपीपीसीएस में पूछेगा, या किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। दूसरा है वेतन भत्ते और पेंशन आदि से संबंधित प्रावधान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान अनुसूची 2 में दिया गया है। जैसे जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ठीक है, संसद के पदाधिकारी हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। वैसे ही राज्य विधानमंडल के स्तर पर विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, साथ में सीएजी हो गया, है ना। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जज हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन संबंधित प्रावधान किसमें है? दूसरी अनुसूची में, ठीक है। ये भूल गया था, बाद में लिखा हूं। तीसरा में है शपथ। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित प्रावधान कहाँ है? अनुसूची 3 में। लेकिन एक बात मैं ही आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद 60 है, उसमें राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित बातें हैं, तो उसको यहाँ से मत जोड़ना।
उसका शपथ स्वतंत्र रूप से एक आर्टिकल में लिखा गया है, तो वो संदर्भ यहाँ से नहीं बनता। भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर तीसरी अनुसूची के अलावा किसी अनुच्छेद में किसी पदाधिकारी का शपथ दिया हुआ है तो उसको यहाँ से मत जोड़ना, ठीक है। ये बहुत विस्तृत है, मैं कितना लिखूं। आगे देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, इसका मतलब है चौथी अनुसूची की बात कर रहा हूँ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, मतलब विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में मतलब सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, उससे संबंधित प्रावधान कितने किसमें है, चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एक वाक्य में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है, पांचवी में। लेकिन समझना, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अनुसूची 6 में है। समझ रहे हैं, अनुसूची 6 में। सातवां क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा क्या है, मतलब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में जो सिस्टम है, लोकतंत्र की जो प्रणाली है, वो संघात्मक प्रकार की। तो संघ में क्या होता है, द्विस्तरीय शासन होता है, एक केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, यानी प्रांतीय स्तर पर द्विस्तरीय शासन। इसीलिए शक्तियों का विभाजन भी होता है केंद्र और राज्यों के मध्य। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया जाता है, यानी बंटवारा किया जाता है। समझ रहे? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किसमें है, 7वीं अनुसूची में। इसी उद्देश्य से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के उद्देश्य से 7वीं अनुसूची में ही 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर केवल और केवल केंद्र कानून बना सकता है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर केवल और केवल राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर संघ और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बना दिया, तो केंद्र का जो कानून होगा वो अधिक प्रभावी माना जाएगा, मतलब वो महत्वपूर्ण हो जाएगा, और जो राज्य का कानून है उस संदर्भ में उसको समाप्त कर दिया जाएगा। प्रभावी कौन हो जाएगा, केंद्र का कानून। संघ सूची में मैंने लिखा है मूलतः इसमें 97 विषय थे, लेकिन संशोधन के माध्यम से वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं, 100। मूल रूप से 97 थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। उदाहरण है, कुछ उदाहरण है, इसको याद करिएगा, ठीक है। याद क्या करना है, मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा कि आप इसको मतलब सेपरेट कर पाए, अगर एग्जाम आए, एग्जाम में अगर आए तो ये सेपरेट, सॉरी। उदाहरण के लिए क्या है, देश की प्रतिरक्षा, डिफेंस सिस्टम, विदेशी मामले, ठीक है, युद्ध एवं शांति। देखो, युद्ध एवं शांति में से ये शांति है ना, शांति वाला पक्ष, ये राज्य सूची में भी मिलेगा। देखो, शांति एवं व्यवस्था, लेकिन यहाँ शांति ये वैश्विक और राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शांति की बात हो रही है, युद्ध एवं शांति, ठीक। लेकिन यहाँ पर शांति और व्यवस्था राज्य के भीतर, यानी प्रांत के अंदर की बात हो रही है। बीमा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इसको याद रखना जरूर से। बीमा, मुद्रा बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, इकोनॉमी में पढ़ाया भी जाता है। शेयर बाजार, ठीक है। जनगणना, ये बहुत चर्चा का विषय है, इसलिए जनगणना जरूर से याद रखना कि जनगणना संघ सूची का विषय है ना। रेल, डाकतार, रेल परिवहन किस सूची का विषय है, संघ सूची का। डाकतार, परमाणु ऊर्जा, ये सब संघ सूची के विषय, ठीक। राज्य सूची के विषय देख लीजिए, कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मूलतः इसमें राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ उस समय 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में घट गए। देखो, संघ सूची में बढ़े हैं, राज्य सूची में घटे हैं, समवर्ती सूची में भी बढ़े हैं, 47 से 52 हो गया है, समझ रहे। तो मूलतः 66 विषय थे, वर्तमान में 61। अच्छा, आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, यही बताइए, जैसे देखिए, मैं भी आपको नीचे पढ़ाऊंगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो जरा कॉमन सेंस ऐसे लगा करके बताइए कि शिक्षा पहले किस सूची में रहा होगा, ताकि उसको समवर्ती सूची में फिर डाला गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बताइए, अरे संघ सूची में रहा कि राज्य सूची में रहा होगा, आप तर्क लगाइए। ठीक है, देखा आपने गलत कर दिया, संघ सूची का विषय नहीं था शिक्षा, शिक्षा राज्य सूची के विषय के अंतर्गत था, ठीक है। आपको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग गलत बताए, मैं उनको बोल रहा हूँ, हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं।
तब देखिए इसीलिए कट ऑफ क्यों कम जाता है यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामों का, यही होता है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। 66 से 5 कम हो गए 61। उदाहरण इसमें कौन कौन से है, कुछ उदाहरण देखिए। 61 विषय है तो क्या 61 का नाम लिखवा दो? नहीं, जो इंपॉर्टेंट उसको लिखवाए। शांति एवं व्यवस्था, पुलिस, जेल, ठीक, यहाँ से पूछा हुआ है यूपीएससी में। स्थानीय स्वशासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के भीतर व्यापार न्याय विभाग, राज्य के भीतर व्यापार न्याय विभाग, इसको याद रखिएगा, बस पढ़ लीजिएगा, याद क्या करना है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है। तो पांच विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले समवर्ती सूची के कुछ उदाहरण देख लीजिए। दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, है ना, दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, ये समवर्ती सूची का विषय है। विवाह तथा तलाक, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा देख लीजिए, आर्थिक नियोजन देख लीजिए, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि, वन भी है, ठीक। वन को अभी मैं बताऊंगा, इसको जोड़ा गया बाद में। हाँ, यहाँ वही नोट मैंने आगे लिखवा दिया कि 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्या है? वन है, नापतौल है, ठीक है, शिक्षा है, शिक्षा, वन, नापतौल और वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण, और साथ में न्याय का प्रशासन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 42वां संविधान संशोधन जो मैं बताया हूं अभी, जो राज्य सूची से कुछ विषय को समवर्ती सूची में निकाल करके डाला गया, ये याद रखिएगा, है ना। 5 कौन कौन से हैं, फिर से आपको रिपीट कर दूं। शिक्षा, वन, है ना, नापतौल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। देख लीजिए। अब आगे आ जाइए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक। तो भारत की 22 भाषाएं हैं, लेकिन एक बात याद आपको ये भी रखनी है कि पहले मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय 14 भाषाएं ही हुआ करती थी। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 है। तो स्वाभाविक है कि और भाषाएं जुड़ी होंगी इसी संविधान संशोधन के माध्यम से। तो देखिए 21वां संविधान संशोधन, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, ठीक। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इसके लिए आपको इजी कर देता हूं, देखिए एक निमोनिक टाइप से याद रख सकते हैं, BDMS, BDMS, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, है ना। यहाँ के लिए भी आपको एक यहाँ बताना चाहिए था मुझे, लेकिन भूल गया हूँ, उसको भी लिखवा देता हूँ। देखो 6वीं अनुसूची मैंने बताया था ना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। तो कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखिएगा, AMTM, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अच्छा, ये याद मैंने कैसे किया हुआ, देखो मैंने 21वां वाला तो याद ही था मुझे, 1967, और इसको यूपीएससी ने पूछा 2024 में, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। तो ये तो दोनों मुझे ऐसे ही याद हो गए, 21वां 1967 में और 71वां 1992 में, ये दोनों मुझे ऐसे ही याद हो गए। लेकिन तीसरा कैसे याद हो? 92वां। देखो 21 में जब 71 जोड़ोगे ना तो 92 आ जाएगा। तो पहला 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, एक सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 92 आएगा। तो 92वां द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, ठीक है। अगला देखिए 9वां। देखो मूल रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत ये 8 अनुसूचियां ही थी यहाँ तक जब संविधान लागू हुआ, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया। इसमें क्या है
इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख है ना। इस 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया गया, समझ रहे हैं, तो उस विषय का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जा सकती है। ये क्यों लाया गया था, इसके पीछे जरा पृष्ठभूमि को समझिए। देखिए, जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उसके बाद संपत्ति के समाजीकरण का उद्देश्य, सरकार का प्रथम उद्देश्य था संपत्ति का समाजीकरण, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। इसीलिए जरूरत पड़ी कि भूमि सुधार हो, कि चूंकि भूमि या भूमि संपत्ति था और संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, इसलिए जब सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करती तो न्यायालय में चुनौती दी जाती मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर, तो समस्याएं हो रही थी। इसीलिए संशोधन करके ये अनुसूची जोड़ दिया गया और इसमें यह कहा गया कि अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, कोई विषय, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वही है 10वां। देखिए 10वीं अनुसूची कब किसके द्वारा जोड़ी गई थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, है ना। इसकी पृष्ठभूमि भी यही थी कि उस समय सरकारें गिर जा रही थी, क्योंकि किसी राजनीतिक दल से अगर कोई व्यक्ति चुन करके जाता था, उस राजनीतिक दल से वो त्याग पत्र दे देता था, सरकार गिर जाती थी। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए 10वीं अनुसूची में। दल बदल रोधी कानून, तो दल बदल रोधी कानून से संबंधित किसमें प्रावधान है, 10वीं अनुसूची में। देखो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसको जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, लेकिन 1992 में 73वां भी हुआ था और 74वां भी 1992 में ही हुआ था। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, 29। ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय है, जबकि शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को काम करने के लिए कितने हैं, 18 विषय, कम है, याद रखना है ये सब। तो ये रही अनुसूचियां। चलिए मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, बताइएगा, है ना, मौखिक रूप से बताइएगा। मैं मौखिक रूप से प्रश्न पूछूंगा, अपने मन में सोचिए, बताइएगा। ठीक है। चलिए बताइए कि 7वीं अनुसूची में क्या है, देखना नहीं है, बताओ ऐसे। ठीक है। संघ यानी कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित प्रावधान है। कितनी अनुसूचियां हैं, अरे कितनी सूचियां हैं उस अनुसूची के अंतर्गत 7वीं में, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। चलो बताओ 6वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है, 6वीं अनुसूची में बताओ। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। किसमें बोला, अच्छा 5वीं बोला कि 6वीं बोला, 6वीं बोला। अगर 6वीं बोला होगा तो 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। अगर 5वीं बोला होगा तो 5वीं में क्या है, 5वीं में है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। चलिए बताइए कि 12वीं अनुसूची में क्या है, बताइए। शहरी स्थानीय स्वशासन को काम करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए, 18। ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं, पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषय। ठीक है। हाँ, दूसरे में क्या है, भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधान है, दूसरे में वेतन। चौथे में क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का। ठीक है। तो हो गया। अब 8वीं अनुसूची का भी बता ही दीजिए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, मूल रूप से कितनी थी, 14, वर्तमान में कितनी है, 22। किसको किसको जोड़ा गया, सिंधी को। कौन सा संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है। और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था, सॉरी देख लेता हूँ यार, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। ठीक है। कभी कभार मतलब ये कैमरे को देख करके लगता है ना यार कहाँ बकवास कर रहा हूँ। ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बताइए। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये रहा, आज हमने सूचियों कंप्लीट कर लिया, धीरे धीरे सब कुछ ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, छोटे छोटे वीडियो बना करके। ठीक है। चलिए धन्यवाद।